सुबह के करीब 8 बज चुके थे। घर के जितने भी सदस्य थे, सब कोई अपने अपने बिस्तर को छोड़ चुका था और घर के सारे लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पर उस घर की जो मेन गार्जियन थी, जो मेन मुखिया थी, जिसकी उम्र थी 65 वर्ष, वो अभी तक अपने बिस्तर को छोड़ा नहीं था। ये देख करके जो उस मुखिया का, जो उस महिला का पति होता है, वो परेशान होने लगता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि वो सबसे पहले उठ करके सभी लोगों को जगाने का कार्य करती थी। पर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि उस महिला ने अभी तक अपने बिस्तर को नहीं छोड़ा था। यह देख करके वो व्यक्ति अपने ही घर के एक छोटे बेटे को, नाती को, उस महिला को जगाने के लिए उसके कमरे पर भेजता है और वो लड़का जब वहां से वापस आता है और अपने बाबा को ये बात बताता है, उसकी जो दादी है वो बिस्तर पर है ही नहीं। यह देख करके यह सुन करके वो व्यक्ति परेशान होने लगता है और उसके बाद ये बात घर के जितने भी सदस्य होते हैं सभी लोगों को पता लगती है। सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद परेशान होने लगते हैं। सभी लोग उस महिला को ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उस महिला का कुछ पता ही नहीं लगता है। आखिरकार वो महिला रात में ही अपने बिस्तर से कहाँ गायब हो जाती है, ये सोचकर सारे लोग परेशान थे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दरअसल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला रायसेन की, जहां पर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया, जिनका नाम होता है मान सिंह, और उस परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनके 3 बेटे और उनकी बहुएं रहा करते हैं। वो अपने खेतों में सब्जियों का धंधा किया करते हैं, सब्जियां उगाया करते हैं और उसके बाद में उनको बाजार में ले जा करके बेचते हैं, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण होता है। सब्जियों की फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए वो अपने ही घर से थोड़ी ही दूर पर, करीब 100 मीटर की दूरी पर एक कुआं खुदवा देते हैं और उस कुएं से अपने खेतों की सिंचाई का काम किया करते हैं। कुआं काफी पुराना होता है, काफी पुरानी उनकी यादें। दरअसल दोस्तों, ये घटना है 2023 की, 12 सितंबर 2023 की। 12 सितंबर की सुबह जो मान सिंह की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है पुनिया, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास होती है, वो अपने कमरे से उठती ही नहीं है। सारे लोग, घर के जितने भी लोग होते हैं, सारे लोग जग जाते हैं और जगने के बाद अपने अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। पर सुबह के करीब 8 बज चुके थे, पर वो महिला, जिसकी उम्र 65 वर्ष होती है, जिसका नाम पुनिया होता है, वो अभी तक अपने बिस्तर को नहीं छोड़ी थी। अक्सर इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि पुनिया सबसे पहले अपने घर पर जगती थी और जगने के बाद में वो अपने पति को जगाती थी और उसके बाद में अपने बेटों को जगाती थी, अपने बहुओं को जगाती थी। पर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि पुनिया की नींद ही नहीं खुली थी। तभी जो मान सिंह होते हैं, वो अपने बेटे अपने नाती से कहते हैं कि आखिरकार वो जाए और जा करके अपनी दादी को जगा दे, बिस्तर से उठा दे। तभी वो जो छोटा बेटा बिस्तर पर जाता है और देखता है कि वहां पर उसकी जो दादी है वो अपने बिस्तर पर है ही नहीं। उसके बाद में वो ये बात आकर के अपने दादा को बताता है, अपने दादा से कहता है कि दादी तो बिस्तर पर है ही नहीं। तभी जो मान सिंह होते हैं, मान सिंह अपनी पत्नी के कमरे पर जाते हैं और उसके बिस्तर को देखते हैं, तो वो सच में उस बिस्तर पर होती ही नहीं है। तभी ये बात सुन करके जो उसके बेटे होते हैं, उनकी बहुएं होती हैं, सारे लोग उस बिस्तर के पास में, उस कमरे के पास में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनके बेटे की नजर पड़ती है कि उसके बिस्तर पर एक कम्बल पड़ा हुआ है और उस कम्बल पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है। ये देख करके वो लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार माँ के साथ में, दुनिया के साथ में हुआ क्या है और वो कहाँ गई। यह सोच कर सारे लोग परेशान होते हैं। उधर मान सिंह, जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसका दिमाग काम ही करना बंद कर देता है, उसे चक्कर सा आने लगता है। तभी वो जाता है और जो कुएं की मुड़ेर होती है, उस मुड़ेर में जा करके बैठ जाता है और जैसे ही वो बैठता है तभी उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ती है, तो वो देखता है कि जो पुनिया की साड़ी है वो कुएं के अंदर तैर रही होती है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसकी चीख पुकार को सुन करके घर के जितने भी बेटे और बहुएं होती हैं, वो लोग भी कुएं के पास में पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि वो साड़ी नहीं, बल्कि उस कुएं के अंदर पुनिया भी इकट्ठा होती है। अब उस घर में चीखने की आवाजें आने लगती हैं, चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं कि आखिरकार पुनिया कुएं के अंदर कैसे गई और क्यों गई। तभी मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मोहल्ले के लोग उस लाश को निकालने की, पुनिया को निकालने की कोशिश की जाती है। तभी कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें लाश को निकालने से पहले इस बात की सूचना पुलिस को दे देना चाहिए। अब इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में वो कुएं से डेड बॉडी को निकलवाती है।
तो यह देखती है कि पुनिया के सर पर घाव के निशान होते हैं। ये देखकर पुलिस भी परेशान होने लगती है। जो पहले घर और परिवार के लोग ये सोच रहे होते हैं, पुलिस ये सोच रही होती है कि रात के वक्त शायद पुनिया किसी काम की वजह से बाहर गई हो और धोखे से वो कुएं के अंदर चली गई हो, पर उसे अब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी हत्या करके उसे कुएं के अंदर फेंका है। तभी जो पुनिया का बेटा होता है वो पुलिस से कहता है कि साहब, माँ के बिस्तर पर ब्लड भी पड़ा हुआ है। पुलिस उस बिस्तर तक पहुंचती है, पुनिया के रूम तक पहुंचती है, उस बिस्तर तक पहुंचती है तो देखती है कि उसके बिस्तर के पास, उसके बिस्तर पर बहुत ज्यादा ब्लड पड़ा होता है। ये देख करके अब पुलिस परेशान होने लगती है। पुलिस को भी ये लगने लगता है कि जैसे उस महिला के साथ में हत्या की गई है, उस महिला की हत्या की गई है और जानबूझकर उसे कुएं में डाला गया है। तभी पुलिस उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर घर के सदस्यों से पूछताछ करने लगती है कि आखिरकार पुनिया के साथ और कौन सोता था, उसके कमरे पर कौन कौन रहता था। तभी जो घर के सदस्य होते हैं वो लोग बताते हैं कि पुनिया के कमरे में केवल उनकी एक नातिन थी जिसका नाम था खुशबू और जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है। केवल वही अक्सर अपनी दादी के साथ में सोया करती थी। पुलिस अब खुशबू से पूछताछ करती है। खुशबू से पूछती है कि आखिरकार रात के वक्त क्या हुआ था, क्या आपको कुछ पता है। तब जो खुशबू होती है वो पुलिस से बताती है कि साहब, हम लोग जैसे ही रात में सोने के लिए जाते हैं, दादी थोड़ा पहले सो जाती है और उसके बाद में हमारी भी नींद लग जाती है और हम भी सो जाते हैं। और उसके बाद में जब सुबह हम जगते हैं तो देखते हैं कि दादी अपने बिस्तर पर नहीं होती है। हमने ये सोचा कि शायद वो जग करके अपने काम पर चली गई होगी, पर इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है कि रात में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। दरअसल दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि जो खुशबू है वो पुनिया की एक बड़ी बेटी होती है और उसकी बेटी की ही बेटी होती है जो इंटर की पढ़ाई करती है। और जैसे ही इंटर की पढ़ाई पूरी हो जाती है, स्कूल छोड़ा करके उसे इस घर पर रहने के लिए रख लिया जाता है। पुलिस बड़ा परेशान होती है कि आखिरकार इस महिला को किसने मारा है। तभी पुलिस जब उस घर के सदस्यों से और बातचीत करती है तो सारे लोग यही बताते हैं कि अक्सर डेली केवल खुशबू ही अपनी दादी के साथ में सोती थी, उसके अलावा उसके कमरे पर कोई नहीं सोता था और न ही खुशबू किसी भी बच्चे को उस कमरे में सोने देती थी। यह सोचकर पुलिस परेशान होती है और उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी तरह से साफ हो जाता है कि उस महिला की पहले हत्या की गई है और उसके बाद में उसको कुएं में डाला गया है। पुलिस का शक और ज्यादा यकीन में बदल जाता है। अब पुलिस फिर खुशबू से पूछताछ करती है, पर खुशबू बड़ी ही सफाई के साथ में ये बताती है कि उसे इस मामले के विषय में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस खुशबू के नंबर को सर्विलांस पर लगाती है और जब उस नंबर को जांच करती है तो पुलिस के सामने कई सारे अहम सबूत खुल करके आ जाते हैं। एक नंबर होता है जिस नंबर से खुशबू बार बार बात करती है और जब दोबारा पुलिस खुशबू के घर पर पहुंचती है, मान सिंह के घर पर पहुंचती है, तभी खुशबू से बातचीत करना चाहती है। परिवार के लोग पुलिस को ये बताते हैं कि खुशबू तो घर से अपना बैग लेकर के कहीं भाग चुकी है। पुलिस का शक पूरा यकीन में बदल जाता है और पुलिस इसके लिए फिर कई टीमें गठित करती है और उन टीमों को अलग अलग क्षेत्र में लगा देती है, क्योंकि पुलिस को ये पूरा यकीन होता है कि जो थोड़ी देर पहले खुशबू अपने घर को छोड़ा था वो अभी इस शहर को छोड़ करके बहुत दूर नहीं गई होगी। बस स्टॉप के आगे रोड के किनारे से पुलिस खुशबू को गिरफ्तार कर लेती है और जिस समय पुलिस खुशबू को गिरफ्तार करती है उस समय खुशबू के साथ में एक पड़ोस का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम रोहित होता है, जिसकी उम्र 20 वर्ष होती है। अब पुलिस जब उस नंबर को ट्रेस करती है और उस नंबर के बारे में पता करती है जिस नंबर से खुशबू बार बार बात करती थी, तो नंबर भी उसी लड़के का होता है जो खुशबू के साथ में था। और उसके बाद में जब पुलिस खुशबू से पूछताछ करती है, खुशबू फिर भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। खुशबू वो टूट जाती है क्योंकि पुलिस उसके सामने वो कॉल रिकॉर्ड रख देती है, वो कॉल डिटेल रख देती है और पुलिस उससे कहती है कि उसके बारे में उसे सब कुछ पता हो चुका है, वो अपना जुर्म अपने तरीके से कबूल कर ले या फिर पुलिस उसे अपने तरीके से फिर उसे कबूलाने की कोशिश करेगी। जैसे ही खुशबू ये बात सुनती है, ये बात सुन करके खुशबू डर जाती है और डर करके वो अपनी दादी की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लेती है और वो पुलिस से कहती है कि दरअसल साहब, जब वो स्कूल में पढ़ती थी उसी समय उसे कई सारे लड़के तरफ देखा करते थे, पर खुशबू पहले कभी भी इन लड़कों की तरफ गौर नहीं करती है। तभी कुछ दिनों के बाद में उसी लाइन में वो रोहित नाम का लड़का भी लग जाता है
और वो भी खुशबू को आते जाते रास्ते में मिलता है, उसे देखता है। अब धीरे धीरे खुशबू भी रोहित की तरफ देखने लगती है और उसके बाद में उसे ऐसा लगता है कि रोहित के अंदर कुछ है जो बाकी लड़कों से अलग है, और फिर वो रोहित से प्यार करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बात करते करते उन दोनों की नजदीकियां इतना ज्यादा बढ़ जाती हैं और खुशबू मिलने की प्लानिंग करते हैं, पर उनके मिलने के लिए कोई जगह नहीं होता। तभी रोहित एक दिन खुशबू से कहता है कि उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक खलिहान है और उस खलिहान पर जा करके वो दोनों रात रात भर मिलते हैं। जैसे ही घर के सारे लोग सो जाते हैं, उसके बाद में खुशबू अपने दादी के कमरे से निकलती है और निकलने के बाद में खलिहान में पहुंचती है और उसके बाद में वो वहां पर मिलती है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है और जैसे ही 1 से 1.5 साल का समय बीतता है और 1.5 साल के बाद में जो उसके दादा होते हैं, जो उसके नाना जी होते हैं, मान सिंह होते हैं, अब वो बाहर खलिहान में लेटने के लिए जाने लगते हैं और इधर जो दादी होती है वो कमरे में ही लेटा करती है, क्योंकि वो लोग बूढ़े तो जरूर होते हैं पर दिन भर अपने खेतों में काम करते हैं और काम करने की वजह से जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में उन्हें गहरी नींद आती है और इस वजह से अब जो खुशबू होती है वो अपने प्रेमी रोहित को अपने दादी के कमरे में मिलने के लिए बुलाने लगती है। और 12 सितंबर की रात भी उसने रोहित को फोन किया और फोन करने के बाद में वो दादी के कमरे में रोहित को मिलने के लिए बुलाती है। करीब 1 घंटे के बाद रोहित मौके पर पहुंचता है और उसके बाद में वो दोनों अपनी दादी के बिस्तर से कुछ ही दूरी पर जो उसका बिस्तर होता है, उस बिस्तर पर अंधेरा होता है और उस कमरे पर अंधेरा होता है और उसके बाद में वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ देर का समय बीतता है, उस पुनिया की नींद खुल जाती है और पुनिया नींद में देखती है कि जो उसकी नातिन है खुशबू है, उसका बिस्तर हिल रहा होता है। ये देख करके वो अपने बिस्तर से उठती है और उठ करके वो खुशबू के बिस्तर के पास में पहुंच जाती है। खुशबू का बिस्तर जो हिल रहा था, पुनिया उसी वक्त उसके ऊपर से चादर हटाती है तो अंदर का नजारा देख करके उसकी आंखें फटी का फटी रह जाती हैं। वो शर्म से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उस समय खुशबू और रोहित जो दोनों एक दूसरे के शरीर से चिपके हुए होते हैं और उनके बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं, यह देख करके पुनिया परेशान होने लगती है। इससे पहले वो कुछ बोलती, कुछ कहती, कुछ सोचती, तब तक खुशबू उठती है और उठ करके वो अपनी दादी पुनिया का मुंह दबा लेती है। और तभी रोहित भी उठता है और पास में एक कुल्हाड़ी रखी होती है और उस कुल्हाड़ी से वो पुनिया के सर पर एक जोरदार वार कर देता है। पुनिया मौके पर गिर जाती है और उसके सर से ब्लड बहने लगता है और थोड़ी ही देर में पुनिया की मौत हो जाती है। अब वो दोनों चैन की सांस लेते हैं और उसके बाद में रोहित पुनिया की लाश को अपने कंधे पर रखता है और रखने के बाद वो कुएं में जाके डाल देता है। उसके बाद में खुशबू और रोहित फिर उसी कमरे में आते हैं और आधा घंटे तक एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और उसके बाद में रोहित अपने घर चला जाता है। रात खुशबू डर की वजह से उसे नींद नहीं आती है और वो बार बार रोहित से फोन करती है और रोहित से बात करती है। जैसे ही सुबह होती है, ये बात परिवार के लोगों को मालूम पड़ता है। उधर खुशबू रोहित को ये जानकारी देती है कि ये बात अब सारे लोगों को पता चल चुकी है। रोहित ये समझ चुका होता है कि किसी भी क्षण पुलिस खुशबू को गिरफ्तार कर सकती है। वो खुशबू से कहता है कि वो अपने सारे कपड़े ले और पुलिस उसको गिरफ्तार करे, उससे पहले वो दोनों इस शहर को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। पर जैसे ही पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, घर के लोग तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस तुरंत खुशबू को और रोहित को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन दोनों को जेल भेजने की तैयारी कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सबक लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।